हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल ऑन एचआरएम। आज हम आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है 14-15 जुलाई का, उसका 2019 में कैसा पेपर आया है उस पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा ऑलरेडी आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का बैच चल रहा है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपका पार्ट ए प्रोफेशनल एबिलिटी है उसके आपके नोट्स, आपका पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और आपका पूरे 2015, 2019, 2025 का पूरा पेपर एनालिसिस एंड हर टॉपिक को डिटेल में, देन एमसीक्यू हमारा पूरा बैच चल रहा है। अगर आप वेलफेयर इंस्पेक्टर का अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, जिससे कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने डेली लाइव सेशन हमारा कंडक्ट होता है एंड रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, लाइव सेशन भी मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 2019 का पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन देखो, आपको पता है हम ऑलरेडी जो हमारा बैच है उसमें ऑलरेडी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, देन हम आरटीआई एक्ट भी कर चुके हैं एंड सोशल सिक्योरिटी रेजुलेशन हमारा चल रहा है। तो आपका विद इन 8 to 10 डेज सारा मटेरियल आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें और उसके बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ए अकाउंटिंग ईयर मीन्स। अब देखो, आप अगर आप ये सोचो कि आप ना सिर्फ बेसिक्स पढ़ लोगे, नहीं होगा। जब आप देखोगे ज्यादातर इसमें सेक्शंस पूछ रहा है, इतना तो यूजीसी नेट भी सेक्शन नहीं पूछता है, लेकिन आपको अगर जितने भी बच्चे अगर आप नहीं भी ले रहे हो ना, तब भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछे गए हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। अंडर द पेमेंट बोनस एक्ट अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अ कंपनी द period in respect to any profit loss accounting company laid before the monthly advisory meeting is made of. Then second option क्या है? In relation to company the period in respect of which any profit loss accounting company laid before its monthly general meeting is made of. In relation to a corporation the year ending of the day which book a accounting operation are to be closed and balanced and in relation to a corporation the year beginning the day. तो आप सबको पता है कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कि जहां पे हमारा एंडिंग हो रही हो। ठीक है, तो देखो आपको कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हो, अगर इतना बड़ा बड़ा इसने दे दिया तो आपको पता है ईयर एंडिंग कहाँ हो रही है। ईयर एंडिंग जिस दिन हो रही है जहां पे आपका पूरी बुक जनरल जो अकाउंट है क्लोज और बैलेंस शीट जनरेट हो रही है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो यस, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपको पता है अकाउंटिंग ईयर फॉर स्ट्रिक्टली हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में किसका है? एंडिंग ऑन द डे, जहां पे आपका अकाउंटिंग और बुक सारा क्लोज हो जाता है, उसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो अब आपको ये भी पता है कि वो डेफिनेशन से भी पूछ सकता है, डेफिनेशन का मतलब भी पूछ सकता है। तो प्लीज बच्चों अच्छे से स्टडी करना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द मीन्ड बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? अगर आपने पढ़ा हो तो आपने बोला ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से रूल है बोनस के लिए। तो वो क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो सोसाइटी रजिस्टर अंडर द डीम रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1909। तो अगर आपको इतना भी पता हो ना कि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको पता हो तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो जो 1912 में जो आया था वो इसके अंदर आता है। तो यस, हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है कि अगर हम सेक्शन 210 की बात करें, सब सेक्शन 10 की, तो वो क्या कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? मींस एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और एनी अदर रिलेटेड टू स्टेट लॉ। तो प्लीज बच्चों डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है कि आपको सारी डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी करनी है। Then question number 3. Which of following state section of payment of wages amendment act 2017 deal with deduction of absence from duty? अब यहाँ से क्या पता चल गया आपको? सेक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और सेक्शन जो मेजर सेक्शन है ना, डिडक्शन कब हुआ, अब्सेंस कहाँ है, देन उसमें कौन सी डेफिनेशन दी, और ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ी। तो अब इसने क्या बोला कि कौन से सेक्शन में हमारा अगर आप ड्यूटी पे काम नहीं आते हो, अगर आप ड्यूटी पे एब्सेंस हो तो आपका डिडक्शन कर लिया जाएगा, वो कौन से सेक्शन के अंदर है। तो अगर आपको पता हो तो ये हमारा जो आता है वो किस सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। ठीक है, तो यस, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्या कहता है? द पेमेंट ऑफ वेज दैट लीगली ऑथोराइज एम्प्लॉय टू मेक डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय वेज फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी।
देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे आपका आरआरबी वेलफेयर हो, कोई भी पेपर हो, वो डीपीएसपी से क्वेश्चंस पूछता ही है. तो आपको पता है जहां पे आपका ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ है, और जो भी आपका इसमें आपको पता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी है. तो यस, ये कौन सा है? ये हमारा आर्टिकल 42 है. आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी एक्सप्रेसली डायरेक्ट टू स्टेट में ऐसे प्रोविजन बनाए हैं जिसमें आपकी सिक्योर करे आपकी ह्यूमन कंडीशन को और आपके मैटरनिटी रिलीफ को. Then come to the question number 5. Indian National Trade Union Congress was established into, ठीक है, स्टैब्लिश कौन सी ईयर में हुई थी? अब आपको पता चल गया कि हमें ना थोड़ा सा सारे ट्रेड यूनियन के, मैं आपको जो भी मेरे बच्चे हैं मैं बता रही हूँ, मैं आपको ट्रेड यूनियन का पूरा एक चार्ट दे दूंगी जिसमें आप टेबलर फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो मुझे प्लीज जो बच्चा मेरा देख रहा हो मुझे बता देना, मैं उसे कमेंट में कर दूंगी. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अगर मैं बात करूँ तो आप सब बच्चों को पता होगा ये 1947 में आई थी. ठीक है, तो ये, और कौन इसके लीडर थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसका मतलब आपको पता चल गया कि अब मुझे सारे बीएमएस कब आई थी, एचएमएस कब आई थी, इनटू कब आई थी, ए2 कब आई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए. मतलब पीवाईक्यू से आप आइडिया लेते हो कि किस तरीके से, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया बस उसको ही पढ़ना है, उससे आप कौन कौन से क्वेश्चन को स्टडी करना चाहिए. Then come to the question number 6. According to the Factory Act 1948, sewing section Hazardous process. अब देखो, ये जो मैंने फिर से आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना. डेफिनेशन का मतलब क्या है और वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है. तो हजारीज प्रोसेस कौन से सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 2CB के अंदर आता है. सेक्शन 2CB क्या है? फैक्ट्री एक्ट में कब आया था? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके बाद ये सेक्शन इसमें इंक्लूड हुआ था, जिसमें हजारियस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो इसी के बाद हमारा 41A के अंदर हमें, आपने देखा होगा अप्रेजल कमिटी बनी है, सेफ्टी अप्रेजल कमिटी, वो इसी केस के बाद बनी थी. ठीक है, तो प्लीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. अ सम सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल एंड रीजनेबल नीड of the average employee living on locality where work under the consideration is done. This definition related to which the following type of wages. तो अब ये क्या बोला है कि आपको सिर्फ sufficient और reasonable, जितना एम्प्लॉय की नीड है उसके बेसिस पे आपको कंसीडर किया जा रहा है. तो कौन सा है? देखो, मंथली वेजेस तो कुछ होता नहीं है हमारा. 3 वेजेस होते हैं हमारे. फेयर वेजेस ऑफ कमिटी आई थी, फेयर वेजेस, मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस. तो फेयर वेज तो हमारे इंडस्ट्री कैपेसिटी के पे के बेसिस होता है, लिविंग वेज हमारा हाईएस्ट. तो इसका आंसर है मिनिमम वेजेस, की आपको इनफ इतना देता है कि आप सर्वाइव कर सको और थोड़ी सी अपनी नीड को फुलफिल कर सको. तो मिनिमम वेज मैंने आपको बताया था, कमिटी ऑन फेयर वेजेस के अंदर 3 आए थे. तो आज मिनिमम पूछा है, कल आपको लिविंग पूछेगा, फेयर वेज पूछ सकता है. तो मिनिमम वेजेस मस्ट प्रोवाइडेड नॉट मेयरली फॉर बेयर सब्सटेंस. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जीने के लिए, बट थोड़ा सा आपकी इफिशिएंसी और बर्गर को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी नॉर्मल रीजनेबल नीड को फुलफिल करने के लिए हम मिनिमम वेजेस का इस्तेमाल करते हैं. सेक्शन बहुत पूछ रहे हैं बच्चों, प्लीज सेक्शन अच्छे से पढ़ के जाना. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 डिफाइन द वर्ड ऑफ माइंड. मैंने बोला आप डेफिनेशन याद करो, सेक्शन 2 और वो क्या कहती हैं, इतना आप अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, थोड़ा सा डिकोड कर पा रहे हो ना पेपर को कि डेफिनेशन पूछ रहा है या उसका सेक्शन पूछ रहा है. तो ये तो सबको पता है, सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशन आती है. तो अब ये क्या कह रहा है कि माइंस कौन से सेक्शन. तो अब मैं आपको बता दूं, जो माइंस है हमारा, वो हमारा सेक्शन 2J के अंदर डिफाइन करते हैं. ठीक है, सेक्शन 2J के अंदर क्या है कि कोई भी एग्जॉस्टिव लीगल डेफिनेशन व्हाट कंस्टिट्यूट माइन इंक्लूड, जिसमें शाफ्ट है, ओपन कास्ट वर्किंग है और कन्वेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइंस बोलते हैं. देन क्वेश्चन अगर हम 9 की बात करें, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2015 एन एम्प्लॉय अदर देन अप्रेंटिस, याद रखना अप्रेंटिस को बोनस नहीं मिलता, सिल बी इंटाइटल टू गेट अ बोनस इफ हिज मंथली सैलरी वेज डज नॉट. उन्होंने कहा किन लोगों को बोनस मिलेगा अगर उनकी मंथली सैलरी इससे ज्यादा नहीं होगी. तो अभी आपको बता दूं, जो हमारा 2015 से पहले, सारे बच्चों को पता हो 2015 से पहले कितना था? 10,000 था. लेकिन अभी हमारा कितना होगा 2015 के अमेंडमेंट के बाद? 21,000. जिन लोगों का 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनका 21,000 तक है, उन्हें हमें बोनस एक्ट के अंदर बोनस मिलेगा. ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय defined in a section of the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. तो अब उन्होंने क्या बोला, किसके अंदर एग्जम्पशन है
कि मतलब एम्प्लॉय को हम एग्जेम्प्टेड देते हैं। तो फिर से वही डिकोड हो रहा है, डेफिनेशन वर्सेस उसका मतलब। तो एक बात तो साफ है, आपको सारी डेफिनेशन सारे का मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो आप सबको पता हो तो ये हमारा सेक्शन 2FF है, क्लॉज 2FF में आते हैं। एंड देन ये क्या कहता है, तो जो भी एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय क्या होते हैं, जो वन वुमन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम डज नॉट अप्लाई ड्यू टू द स्पेसिफिक एग्जेम्पशन ग्रांटेड अंडर द सेक्शन 70। जो कोई हमारे स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन के कारण, तो वो हमारे सेक्शन 2FF के अंदर आते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, is a collection of program that control executed on the computer system executed various process of the computer। तो आपको पता है ये क्या होता है, सब बच्चों को पता होनी चाहिए, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें बहुत सारे कलेक्टेड प्रोग्राम में कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है और बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर रिसोर्स है जो कि सर्विस देता है कंप्यूटर प्रोग्राम को। अच्छा, एप्लीकेशन अगर आया तो क्या लिखोगे, जो हम स्पेसिफिक किसी को करने के लिए, जैसे MS ऑफिस हो गया, ये एप्लीकेशन है, MS वर्ड हो गया, MS PPT हो गया, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन जो आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जो एप्लीकेशन का यूज करते हो, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देन कम टू द सेक्शन 12। विच सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2017 डिफाइंड मैनेजिंग एजेंट। तो वो बोला 2017 के अंदर हम मैनेजिंग एजेंट को क्या कहते हैं। देखो, जितने अमेंडमेंट हुए वो भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। तो क्या कहते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2F के अंदर, ठीक है। सेक्शन 2F के अंदर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट डिफाइन अ मैनेजिंग एजेंट कौन होता है, कोई भी पर्सन जो अपॉइंटेड बाय अ एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है किसके लिए, बिजनेस को और ट्रेड को मैनेज करने के लिए। देखो, मैनेजिंग एजेंट से समझ में आ रहा है, मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 2F के अंदर आता है। Then question number 13. Which of following article of Indian Constitution state about the effective provision for securing public assistance, unemployment, old age, sickness and disablement। तो अभी हमने 42 पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो 42 में हमारा क्या था, जस्ट ह्यूमन कंडीशन थी, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ थी। जो हमारा सेक्शन 41 है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कराता है कि हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, एज हो, सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो, तो आपको वहां पे हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, सबको राइट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40, तो अब यहाँ से आइडिया लग रहा है आपको DPSP भी पढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंस्टिट्यूट और लेबर कोड। अब देखो, मैंने आपको एक हेडिंग बताई थी, अच्छा से डिकोड बनाया था कि हमारा जो कोड है ना वो 7 से स्टार्ट होता है, 7A, देन 7A, देन 7B, ठीक है। आज आपसे लेबर कोड पूछा है, कल आपसे इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल पूछेगा, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल पूछेगा। तो 7 में हमारा लेबर कोड है, 7A में हमारा इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है और 7B में हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, सेक्शन 7, ठीक है। लेबर कोड हमारा किसके अंदर आता है, सेक्शन 7 के अंदर। याद रखना, डिस्चार्ज, डिसमिसल ये सब देखता है। इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल हमारा वेज वगैरह देखता है, और नेशनल इंपोर्टेंस मोर देन वन स्टेट को अफेक्ट करे वो हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल देखता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, जितने भी सेकंड शेड्यूलिंग के अंदर डिस्प्यूट अराइजेज होते हैं, डिसमार्ज, डिस्चार्ज, ये सारा सेकंड शेड्यूल हमारा लेबर कोड देखेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विच ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट और अलोकेबल सरप्लस। ऐसा नहीं है कि वो आपसे रटाफिकेशन पूछ रहा है, वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपने क्लोज देखना पड़ेगा कि क्या क्लोज है। देखो, इन एनी अदर केसेस 70% ऑफ सच अवेलेबल सरप्लस, पहला क्वेश्चन। पहली बात तो 70% कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, 60 और 67% होता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। इन अदर केसेस 75% ये भी नहीं होता, ठीक है, और हमारा इन एनी अदर केस 65% ये भी नहीं होता। अब बचा आपके पास ये, तो इसमें तो आपको काउंटिंग जो फिगर है वो आपको 100% पता है कि ये रॉन्ग है। तो अब आपने देखा, इन रिलेशन टू एम्प्लॉय बीइंग अ कंपनी अदर देन अ बीइंग अ कंपनी विच नॉट मेड अ अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको पता है ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसके लिए, अलोकेबल सरप्लस के लिए, जहां पे 60% होता है कि अगर अदर देन है, ठीक है, अदर देन बैंकिंग कंपनी है तो वहां पे कितना होना चाहिए, 60% है, और वैसे हमारा 67% है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है कि ये पूरा डेफिनेशन यहाँ तक है। तो आपको पता है जो हमारा सेक्शन 24 क्या डिफाइन कर रहा है, अलोकेटेड सरप्लस 60% है फॉरेन कंपनी के लिए,
जो जिनका हमारा डिवाइड एंड डिक्लेयर नहीं है, और 67% है हमारे अदर केसेस के लिए। तो यस, लीगल फ्रेजिंग अगर बात करो तो 60% जो रूल है वो हमारा एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है, इसके लीगल डेफिनेशन से। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो प्लीज ये देखो। तो इससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। Then come to the question number 16. Under the Industry Employment Standing Order Act 1946, what does Appellate Authority? तो अब वो बोला Appellate Authority कौन होती है। अगर मैं 16 की बात करूं तो अगर किसके स्टैंडिंग ऑर्डर, अभी हमने जस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर कवर किया हुआ है, तो आपको पता है अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई डिस्ट्रिक्ट जोन, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, और बाई द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सेट्रा। तो याद रखना, ये जो हम अथॉरिटी करते हैं वो बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो यस, जो हमारी अथॉरिटी होगी अपीलेट अथॉरिटी किसके अकॉर्डिंग अपॉइंट होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको पता है सेंट्रल और स्टेट। देखो जो हमारे मेजर पोर्ट्स होते हैं, रेलवे होता है, जो हमारे माइंस होते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड्स होते हैं, ये सारा सेंट्रल में आता है। अदरवाइज और सारे इसके छोड़ के जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा ये हमारा स्टेट उसमें आता है। तो अथॉरिटी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करती है, ठीक है। Then come to the question number 17. Who had written book Industry Relation System? तो आपको, अगर आपने थोड़ा भी इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है जो जॉन थॉमस डनलप थे ना, उन्होंने सिस्टम ऑर्डर बोला था कि इंडस्ट्री रिलेशन हमारा सिस्टम है। और उन्होंने बोला था कि देखो हमारे उसमें 3 एक्टर होते हैं, एक हमारा मैनेजमेंट होता है, एक हमारा वर्कर होता है, और एक हमारा गवर्नमेंट होता है, और तीनों को हार्मोनी में चलना होता है जब भी हमारा अच्छे से परफॉर्म होता है। तो यस, ये बुक इन्होंने ही लिखी थी 1958 में। इंट्रोड्यूस किया सिस्टम थ्योरी, मैंने आपको बता दिया। एक्टर, कंटेक्स्ट, एक्टर में आपके 3 होते हैं, देन कंटेक्स्ट होता है, देन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कैसे होनी चाहिए? शेयर होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन होनी चाहिए। एंड कंटेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, और इसमें रूल भी थे हमारे सब्सटेंसिव रूल और हमारे दूसरे रूल, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मेमोरी कंप्यूटर स्टोरेज मेंटेन डाटा ओनली व्हाइल द डिवाइस इज पावर ऑन। तो अगर कौन सी मेमोरी है जो मेंटेन करके डाटा रखती है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है? तो आज सब बच्चों को पता है कि जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या है? जैसी पावर ऑफ होगी, जैसी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी सारा डेटा खत्म हो जाएगा, जैसे ऑन होगी जैसे आपका पूरा डेटा को मैनेज करेगी। तो ये जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो हमारी वॉलेटाइल होती है, वो जब भी डेटा को मेंटेन करती है जब आपकी पावर ऑन हो, ठीक है। पावर ऑफ हो जाएगी, पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। Then come to the question number 19. As of October 2020, under the Atal Pension Yojana, the subscriber would be receive fixed minimum pension of per month depending on their contribution. तो उन्होंने बोला कि जो हमारे अटल पेंशन योजना है तो उसके अंदर हमारे जो सब्सक्राइबर है वो कितना हमारा रिसीव करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो देखो अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं 1000 से 5000 तक इसका बेस लाइन होता है, तो 1000 तो उनका फिक्स ही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना ट्रिकी पूछ लिया आपसे कि अगर आपको इसमें 1000 भी ऑप्शन है और 5000, तो 1000 से 5000 के बीच में। तो आपको पता है कि 1000 जो होता है हमारा मिनिमम होता है, बेस लाइन मिनिमम हमारी 1000 है, उतना तो मिलेगा ही, ठीक है, फिक्स है, गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन इतना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज F द फैक्ट्री एक्ट 1948 वीक मीन्स, ठीक है। अब वीक का मतलब क्या होता है? तो अगर आपको पता हो ए पीरियड ऑफ 6 डे बिगनिंग एट द मिडनाइट और संडे नाइट, then period of 7 day beginning in the morning on the Saturday, a period of 6 day beginning in the evening। अब बच्चों मैंने आपसे फिर से भी कह रही हूँ, सारे जो भी डेफिनेशन उनको अच्छे से पढ़ो और कौन से सेक्शन के अंदर आता है उतना पढ़ो। then period of 7 day of beginning at the midnight or Saturday night such a other night as may be approved। तो आपको पता है ये जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ 7 डे, ठीक है जो कि हमारा शुरू होता है मिडनाइट की सैटरडे से और अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड, ठीक है। तो यस, पीरियड ऑफ 7 डे बिगनिंग एट द मिडनाइट, याद रखना जो कि हमारा वीक को क्या कहलाता है? जो हमारा मिडनाइट से ही स्टार्ट हो जाता है सैटरडे की, और अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड। तो यस, तो वीक का मतलब स्ट्रिक्टली 7 डे है, बिगनिंग एट द मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट, अनलेस अदरवाइज, या फिर कोई आपका अदर डेट अप्रूव्ड हो बाय चीफ इंस्पेक्टर तो वो अलग बात है, नहीं अदरवाइज हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा, बहुत डीप में पेपर पूछेगा और आपकी कोशिश यही करना कि जितना हो सके उतनी मेहनत करो बस।
Then come to the question number 21. According to Right to Information Act 2005, थर्ड पार्टी, अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी सारे बच्चों को, तो थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? ए गवर्नमेंट ऑफिस अदर देन द सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, नो, गवर्नमेंट ऑफ अदर देन सिटीजन नहीं, ए लीगल सेल अदर देन द सिटीजन नहीं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग द रिक्वेस्ट नहीं, ए पर्सन अदर देन सिटीजन, कोई भी पर्सन हो जाता है जो कि उसके अलावा रिक्वेस्ट कर रहा है आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसमें पब्लिक अथॉरिटी भी इंक्लूड होती है। तो यस, अगर आपने पढ़ा होगा, ये पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट टू फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या करता है, उससे 5 दिन का टाइम लेता है, उससे अप्रूवल लेता है। ठीक है, जब 5 दिन का टाइम लेता है, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि उससे फिर जैसे 30 दिन का टाइम होता है ना, फिर आपको 40 दिन लगता है, क्योंकि उससे 10 दिन उस जो थर्ड पार्टी है उससे कंसेशन लेने में टाइम लगता है। तो 40 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया, आप जाके देख सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। Then come to the question number 22. According to Mine Act 1952, mine means any excavation where any operation for the purpose of searching or the obtaining mineral is being carried on. Which of following not? याद रखना, कौन इसने बोला कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, देखो, all offensive work being carried out in adjust on mine, all power station supply electricity solely purpose of working, देखो सारे पावर स्टेशन इंक्लूड होते हैं, और शाफ्ट इंक्लूड होते हैं, और लेवल इंक्लूड होते हैं। ऑल ऑफेंसिव वर्क नहीं होता, प्रोटेक्टिव होता है। उसने क्या कर दिया, आपकी डेफिनेशन के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। ठीक है, तो याद रखना कि उन्होंने बोला कि देखो पावर होती है, स्टेशन होता है, शाफ्ट लेवल होता है, ऑफेंस वर्क हमारे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ माइंड का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्कोप आउटलाइन इन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2015, तो कौन सा हमारा स्कोप नहीं है पेमेंट बोनस एक्ट की आउटलाइन में। तो अब हम पढ़ेंगे, टू प्रोवाइड फॉर सेट ऑफ मैकेनिज्म, देखो ये तो हमारा होता है। देन प्रोवाइड काउंसलिंग सेशन वर्कर इन एवरी मंथ, ये नहीं होता, काउंसलिंग नहीं देते हम बोनस में। आगे का पढ़ते हैं, इंप्रूव स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, यस पे बोनस, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी आपको देना ही है, 8.33 मिनिमम देना है। ठीक है, देन 20% से ज्यादा नहीं दे सकते। प्रिस्क्राइब अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, यस ये भी है। तो अगर आपको नहीं भी पता ना, तो जो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पढ़ सकते हो, नोट पढ़ो, और सेट ऑन सेटअप भी होता है, आपकी लाइबिलिटी भी है, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 7000 पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। उन्होंने बोला क्या फॉलोइंग नहीं है ट्रेड यूनियन का, देखो, इंटर मूरल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटी, और कल्चरल एक्टिविटी। तो आपने अब देखो आपको वो कर दिया कि अब आपको क्या कर दिया, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ट्रेड यूनियन में हमारे अलग से पॉलिटिकल फंड करते हैं, यस, एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटी जो फंड होता है उसको और फैसिलिटी देते हैं वर्कर को। एंड कल्चरल एक्टिविटी कौन सी नहीं होती, इंटर मूरल एक्टिविटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंट्रा होता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसने ट्रैप किया आपको, इंट्रा होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विद इन प्रोमाइसिस में आपको जो हम वेलफेयर फैसिलिटी देते हैं वो इंट्रा होता है, और एक्स्ट्रा होता है आउटसाइड द प्रोमाइसिस। लेकिन इन्होंने बोला इंटर, तो इंटर हो गया कि आपकी दूसरी कंपनी के, तो वो नहीं होता। तो ट्रेड यूनियन फंक्शन जनरली क्लासिफाइड एज इंट्रामूलर एंड एक्स्ट्रामूलर पॉलिटिकल। ठीक है, इंट्रामूलर हमारा करेक्ट क्लासिफिकेशन टर्म है, तो उसने क्या कर दिया, इंट्रा को इंटर लिख दिया। तो प्लीज जितने भी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन की, तो उन्होंने बोला विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ कमिश्नर अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो कंपनसेशन एक्ट 2017 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन नहीं है कमिश्नर का, मंथली अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपरेशन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्पोजल केस इंजरी, एंड रिवीजन ऑफ पीरियडिकल पेमेंट। देखो इसका मंथली आपकी रिपोर्ट को प्रिपरेशन करना ये कमिश्नर का काम नहीं होता। वो क्या देखता है, डिस्प्यूट को सेटल करता है, इंजरी जो भी डेथ के रिगार्डिंग वो देखता है, और पीरियडिकल पेमेंट का रिवीजन करता है। तो यस, मंथली अप्रेजल रिपोर्ट का काम नहीं है, कमिश्नर सारे क्लेम, फेटल इंजरी, रिवाइज पेमेंट, मंथली अप्रेजल रिपोर्ट कौन करता है, एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करता है, ना कि कमिश्नर करता है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। एज पर द सेक्शन 28 माइंस एक्ट 1952, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन माइन मोर देन कितने दिन इन एनी वीक, कितने दिन के में आपको अलाउड नहीं होता। तो कॉमन सेंस ही बात है, देखो एक वीक में हमारे होते हैं 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, तो कितने बचे, 6 डे बचे। ठीक है, तो 6 डे से ज्यादा वो अलाउड नहीं होता।
Then come to the question number 27. Under the Employee Compensation Act 2017, who is called the employee? अब उन्होंने पूछ रहे एम्प्लॉई कौन होता है ना? तो एम्प्लॉय कौन होगा? मेंबर ऑफ लीगल टीम, कंपनी रजिस्टर आउटसाइड इंडिया? नो, ये थोड़ी ना एम्प्लॉय होगा। जो का रेलवे सर्वेंट नहीं, सीमेन वर्किंग यूएस, एम्प्लॉय यानी कैपेसिटी जो शेड्यूल सेकंड के अंदर डिफाइन है वो सारे हमारे एम्प्लॉय। अगर जो भी बच्चे प्लीज अगर किसी को डाउट लगता है तो अभी भी आप हमारे पास आपको पूरा डिटेल कंपनसेशन पूरा डिटेल मटेरियल मिलेगा, प्लस उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगी क्योंकि एमसीक्यू करना बहुत जरूरी होता है। देन पीवाईक्यू मिलेगा। अगर अभी भी आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अभी आपके पास इनफ टाइम है, 10 दिन का टाइम है, ठीक है। तो याद रखना शेड्यूल सेकंड के अंदर हमारा होता है। देन एम्प्लॉय कैपेसिटी शेड्यूल सेकंड क्या कहता है? कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है शेड्यूल सेकंड के अंदर तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 28. Industry Dispute Act 1947 provide a 3-tier system adjudication which of following is not a come under the system. कौन सा हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आता? तो हम सबको पता है कि लेबर कोड होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल होता है और इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल होता है। ये सेक्शन 7 में आता है, 7A में आता है, 7B में आता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल हमारा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। देन अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 लॉकआउट का मतलब क्या है? टेम्पररी क्लोजिंग अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयड, सस्पेंशन ऑफ वर्क। परमानेंट क्लोजिंग, देखो परमानेंट क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजर बोलते हैं। परपेचुअल सेक्शन नहीं होता। डेटलेस क्लोजिंग, देखो एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। यस, अगर आप कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है जो वर्कर मनमानी कर रहे हैं तो आप क्या करते हो? कुछ टाइम के लिए अपना जो कंपनी है उसको बंद कर देते हैं, वर्क को सस्पेंड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉकआउट। लॉकआउट हमेशा याद रखना कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। स्ट्राइक कौन करता है? एम्प्लॉय करता है, ठीक है। देखो अगर सेक्शन 2 की बात करूं, लॉकआउट इज अ टेम्पररी क्लोजर सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय अ एम्प्लॉयर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the Right to Information Act 2005 explain exemption from disclosure और information। तो अभी हमने बहुत सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ा है, तो आपको बताओ मैंने सेक्शन 8 में आपको बताया था कि यस आपके पास कुछ एग्जेम्पशन है, ठीक है, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोई सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है या कुछ भी है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो यस उन्होंने बोला है कि ये आप नहीं कर सकते हो। कहाँ नहीं कर सकते? जहाँ पे आपका ब्यूरो हो गया, रो हो गया, या फिर आपको लगता है कि आपके देश की सुरक्षा इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन हो गए, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। Then come to the question number 31. Which of the following section Industry Dispute Act define work committee? सबसे इजी है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर आपने क्या किया? इंडस्ट्री डिस्प्यूट के सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर आपका वर्किंग कमिटी आ गई, फिर हमारा बोर्ड ऑफ कंसलेशन आ गया, कंसलेशन ऑफिसर आ गया, देन हमारी बोर्ड ऑफ कंसलेशन आ गया, देन हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आ गई। तो अगर आपको पता हो तो सेक्शन 3 के अंदर वर्क कमेटी आती है, ठीक है। और वो क्या कहती है कि जहां पे आपके 100 वर्कमैन हैं वहां पे आपको कंपलसरी है वर्क कमेटी करना, और ये हमारे वेज रिगार्डिंग नहीं देखती, ये हमारी सारी अम्यूनिटी फैसिलिटी देखती है, और ये हमारी बाईपेटाइट स्टैट्यूटरी कमेटी है, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट डील विद द हेल्थ ऑफ वर्कर? देखो मैंने आपको बताया था हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, 3 हमारे होते हैं, तो याद रखना हेल्थ हमारा, देन सेफ्टी, आज आपसे हेल्थ पूछा है, फिर आपसे सेफ्टी पूछेगा, देन आपसे वेलफेयर पूछेगा। तो जो भी हमारा हेल्थ है ना, तो अब आप देखो हेल्थ हमेशा याद रखना, मैंने बच्चों को बताया भी था CDVD-AOLDS, तो जिसमें आपका सारा सिस्टमेटिकल है, मतलब सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 20 तक हमारा हेल्थ आता है। C स्टैंड फॉर क्लीनेस, D फॉर डिस्पोजल, V फॉर वेंटिलेशन, और CDVD, D फॉर डस्ट, A फॉर हमारा वो होता है, O फॉर ओवर क्राउडिंग होता है, देन L फॉर लाइटिंग होती है, देन AOLD है, ठीक है। इस तरीके से हमने डस्ट होता है, और इस तरीके से मतलब हमने पूरा डिकोडिंग कर रखा था। तो याद रखना सेक्शन 11 to 20 हेल्थ आ गया, देन 20 to 40 हमारा सेफ्टी आएगा, 40 to 50 हमारा वेलफेयर आएगा। तो 21 to 25 कुछ होता नहीं है, 26 to 30 कुछ होता नहीं है, 5 to 10 कुछ नहीं होता। तो अगर आपको इतना भी पता है कि किसके अंदर कितना कितना आएगा, तब भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो यस 11 to 20 फैक्ट्री एक्ट हमारा हेल्थ रिलेटेड सॉल्व करता है। देन कम टू द सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 माइंडसेट
1952 notice need to be given an accident when its provision not applicable। तो यहाँ से अब आपको क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग सेक्शन 23 की बात करूं तो कौन सा इसके अंदर है नहीं एप्लीकेबल, ठीक है, जहां पे आपको जरूरत नहीं है। देखो ब्रेकेज ऑफ रूफ चेन, यस यहाँ पे तो आपको जरूरत है नोटिस की। बिलेटेड कोलैप्स नहीं है, कोलैप्स होने के बाद देरी से अगर कोलैप्स हो रहा है तो वहां पे जरूरत नहीं है, हमारी डेफिनेशन में नहीं लिखा है। फायर इरप्शन ऑफ वाटर है, वहां पे भी एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, तो यस हमारे में बिलेटेड कोलैप्स नहीं है। क्योंकि अगर देखो सेक्शन 23 क्या कह रहा है, नोटिस फॉर एक्सीडेंट का दे सकते हो जिसके कारण किसी की लॉस ऑफ लाइफ हुई है, सीरियस बॉडीली इंजरी हुई है, और स्पेसिफिक इवेंट लाइक एक्सप्लोजन, फायर, ब्रेकिंग ऑफ वाइंडिंग गियर है। बिलेटेड कोलैप्स हमारा स्टैंडर्ड ट्रिगर इमीडिएट नोटिस के लिए नहीं है, बाद में कोई चीज गिरी तो उसके लिए आप है नहीं ना। Then come to the question number 34. Which of following not a conflict resolution style? कौन सा हमारा नहीं है conflict resolution style? तो अगर आपको पता हो तो मैंने आपको ये, अगर आपने मेरे वीडियो देखा हो रिकॉर्डेड सेशन में, कन्फ्लिक्ट में जाना, देन उसमें स्टडी करना। तो देखो उसमें हमारा अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग एंड कम्पिटेटिंग है, एज्यूमिंग कोई स्टाइल नहीं होती, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो इस तरीके का ग्रेड था, अगर बच्चों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस तरीके से था, जैसे हमारे उसमें क्या था, एक तो हमारा अवॉइडिंग था सबसे कम, जो कि अवॉइड करती दोनों पार्टी, ठीक है। देन फिर हमारा कौन सा था, असर्टिवनेस था यहाँ पे हाई, कंपीटिंग कि बस मैं जीतूं दूसरी पार्टी हमारी हारे। देन हमारा कंपीटिंग हो गया। देन हमारा कोलैबोरेटिव है, ठीक है। कोलैबोरेटिव क्या हो गया हमारा कि यस हमें दोनों को लेके चलना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग और अज्यूमिंग नॉट अ रिकॉग्निशन स्टाइल। तो अवॉइडिंग क्या होगी, जो दोनों पार्टी अवॉइड करेगी कि कैसे भी करके हम इन चीजों को अवॉइड कर रहे थे तो हमें शांति बनी रहेगी। अकोमोडेटिंग मतलब दूसरे पार्टी की पॉइंट को तो मैं एग्री कर रही हूँ कि यस उसका पॉइंट सही है, मेरा पॉइंट गलत है, मतलब दूसरे को ज्यादा अगर कंसिडर करते हो उसे अकोमोडेटिंग बोलते हैं। कंपीटिंग क्या हो गया, कंपीटिंग हो गया जब मैं अपने पॉइंट को, यस आई एम विन यू आर लूजर, विन लूज वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, मैं जीतूंगा और तुम हारोगे, ये वाला हो गया हमारा कंपीटिंग। अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, दोनों पार्टी थोड़ा थोड़ा गिव अप कर रही हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे आने। और सबसे अच्छी होती है हमारे कोलैबोरेटिव की दोनों पार्टी का विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कहीं विन विन आपको कहीं अज्यूमिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। Then question number 35. Which of following section under the Payment Gratuity Act deal with the appointment inspector? तो इंस्पेक्टर अपॉइंट हम कौन से उसके अंदर करते हैं, तो आपको पता है सेक्शन 7 के अंदर ए के अंदर हम अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर करते हैं। सेक्शन 7 ये कहता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एज पर द सम स्टेट रूल नोटिफिकेशन और स्पेसिफिक डेलीगेट सेक्शन हैंडल द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर टू इंश्योर द कंप्लाइंस। तो यस उसके अंदर हम करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू 36 सेक्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 इज द ऑक्यूपायर। अच्छा ऑक्यूपायर मैंने फिर से कह रही हूँ प्लीज, जो 2019 का पेपर आया उसने बहुत ही डेफिनेशन दी थी, और जो हमारा 2025 का पेपर है उसमें कम डेफिनेशन दी, लेकिन डेफिनेशन और सेक्शन पूछ रहा है। तो उन्होंने पूछा ऑक्यूपायर किस सेक्शन में डिफाइन है, तो अगर आपको पता ऑक्यूपायर हमारा किस सेक्शन, सेक्शन 2N में, ठीक है, क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज N में। तो यस तो वो क्या कह रहा है, फैक्ट्री क्या है कि कोई भी पर्सन जो अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा है, सारी कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपायर बोलते हैं। देन सेक्शन 37 की बात करूं, वो अमंग द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ सेलेक्ट कमिटी अपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे दो होते, चीफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने आरटीआई एक्ट में पढ़ा था। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, देखो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लिख रखा है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसकी बेसिस पे, इन तीनों की कमिटी के बेसिस पे। तो जहाँ का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सही है, लीडर अपोजिशन लोकसभा होता है, ये भी सही है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ये सेंट्रल चीफ कमिश्नर का है, ठीक है, अपोजिशन ऑफ राज्यसभा नहीं होता, ठीक है। Then come to the question number 38. अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट, तो आपको पता है प्रिंटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट जो डायरेक्टली फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डॉट के थ्रू जाते हैं, उसे इम्पैक्ट बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट आपका फिजिकली उसको इन्वॉल्व नहीं होना पाता है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा नहीं है, देखो डेजी व्हील भी हमारा है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जिसमें आप व्हील के थ्रू इस तरीके से करते हैं, डॉट मैट्रिक्स में आप डॉट डॉट पिन के थ्रू कर सकते हो, ड्रम में कर सकते हो, तो ये सारे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इंकजेंट नहीं होता हमारा।
ठीक है। तो आपको पता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, और डॉट मैट्रिक्स हो गया, ड्रिम हो गया, डेजी हो गया, व्हील हो गया, ये सारे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। देखो इंस्पेक्टर की पावर बार बार पूछ रहा है। अभी इसने पूछा कौन सी डेफिनेशन ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, कौन सी डेफिनेशन के अंदर हम अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर, तो हमने 7A बताया था। ठीक है, अभी यही बताया था। देन अब ये क्या पूछ रहा है कि पावर कौन सी होती है, तो 7B। ठीक है, तो यस अपॉइंट कर दी 7A के अंदर, और पावर हमने दे दी इंस्पेक्टर को 7B के अंदर। तो 7B पावर देती है इंस्पेक्टर को, वो एंटर कर सकते हैं प्रेमिसेस में, रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। Then come to the question number 40. Who said trade union is the continuous association of wage earner for the purposing of maintaining a improved condition for their working life? तो किसने कहा कि continuous association wage earning? तो आपको पता हो सिडनी एंड बिट्रिक वेब ने बोला था, और इसने हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग के टर्म को भी कॉइन किया है। ठीक है, इसी ने बोला था कि यस ये कंटिन्यूस एसोसिएशन है कि जिससे कि हमारा वर्किंग लाइफ का एक स्टैंडर्ड इंप्रूव रहे। ठीक है, और इसने ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन भी दे रखी, इंडियन डेमोक्रेसी, यस इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी भी दिया है, इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग भी दिया है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 41, which of following does not come under falsification record as per the section 64 of Mines Act? कौन सा इंक्लूड नहीं होता falsification record में? falsify any plan, unknowingly using a true any such a counterfeit of certificate, making a false statement, देखो ये तो होगा। ठीक है, काउंटरफिटेड सर्टिफिकेट ये भी हुआ, फॉल्सिफाई आपने प्लान को गलत किया ये भी, अननोइंगली मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, आपने ट्रू किया लेकिन वो आपका काउंटरफिट हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपको एज ए फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन 64 के अंदर नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो फॉल्सिफिकेशन रिक्वायर्ड इंटेंट, तो आपका इंटेंट नहीं था ना, आपने जानबूझ के नहीं किया, तो यस वो आपका स्पेसिफिक ऑफेंस के अंदर नहीं है। Then come to the question number 42. According to which of following section Factory Act is manufacturing process? Manufacturing process की क्या definition क्या कह रहा है? तो आपको पता है 2K के अंदर हमारा manufacturing process defined है। ठीक है, तो section 2K क्या है? Factory Act provide the comprehensive definition of manufacturing process. Then come to the question number 43. As per the Factory Act, child means a person who has not completed ईयर ऑफ एजेस। तो आपको पता है चाइल्ड कितनी ईयर की, देखो बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहीं 14 साल कहीं 15 साल, याद रखना 15 साल है। जिन्होंने 15 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है उसे हम बोलते हैं चाइल्ड फैक्ट्री एक्ट के अंदर। Then come to the question number 44. Which of the following incorrect about the chargeable tax under the payment of bonus act? तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो आपको पता है प्रॉफिट टैक्स एक्ट ये तो है ही है, कंपनी प्रॉफिट सर टैक्स एक्ट ये भी है, इनकम टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ नहीं है। ठीक है, अगर भी आपने देखा कहाँ इंडिया में वैसे भी नहीं आता। ठीक है, तो उसके अंदर आप जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का नहीं है। तो पेमेंट बोनस एक्ट फोकस किस पे करता है? कंपनी टैक्स पे, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या है? एग्जेम्प्ट है, बोनस में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इसको हमने एग्जेम्प्ट करके रखा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहा है? 45 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952, एजेंट मीन्स एवरी पर्सन हु टेक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ द माइन एनी पार्ट देयर एक्टिंग बिहाफ ऑफ। तो याद रखना लीजेंट नहीं, एजेंट कौन होता है? एजेंट होता है हमारा ओनर। ठीक है, ओनर के बिहाफ में एजेंट क्या करता है? सारी चीजों को देखता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरवाइज, डायरेक्शन करेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था मैनेजिंग एजेंट कौन होता है, तो किसके बिहाफ में देता है? एजेंट का है समवन टेकिंग पार्ट मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 46. 46 क्या कह रहा है आपका? विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972 कंपल्सरी इंश्योरेंस। तो आपको पता कंपल्सरी इंश्योरेंस किसके अंदर है? सेक्शन 4 के अंदर है, 4A के है ना। कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या कहती है? एवरी एम्प्लॉय मस्ट ओपन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर लायबिलिटी टू पे अ ग्रेचुटी। ठीक है, then come to the 47. Are you switching device in second generator computer? तो अगर आपको पता फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रही थी? हमारी वैक्यूम ट्यूब होती थी। ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमारी ट्रांजिस्टर होती थी, थर्ड जनरेशन हमारी ईसी होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती थी। तो प्लीज इनको भी एक बार आप जनरेशन को भी घुमा फिरा के देख लो। तो ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर जो कि 100 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके एक आपका ट्रांजिस्टर यूज हो जाता था। Then come to the question number 48. Which section industry dispute define the term of industry? कौन सा टर्म है? तो yes 2J जो है
हमारी इंडस्ट्री को डिफाइन करता है। इंडस्ट्री क्या है? बेसिस ऑफ ट्रिपल टेस्ट। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्री हो जिसकी कैपेसिटी हो, ठीक है, एक तो रेगुलर में होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, और एकदम रैंडमली नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रिपल टेस्ट है जो भी केस स्टडी के बेसिस पे आया था। तो इसके बेसिस पे हमारा इंडस्ट्री को और ज़्यादा हमने डिफाइन कर दिया कि गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करनी चाहिए और इंडस्ट्री में लोग भी होने चाहिए और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, 49 क्या कह रहा है? पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मीन्स एनी अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूट विच डज नॉट कम अंडर। तो अच्छा, पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है पब्लिक अथॉरिटी बाय अंडर द इंडियन पेनल कोड, देन बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन, बाय नोटिफिकेशन इश्यू बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो, ये तीनों चीज तो हो सकती है। इंडियन पेनल कोड किसको देखता है? आपने देखा वो एंट्री के लिए नहीं, वो क्रिमिनल लॉ को देखता है। तो यस, आईपीसी वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यस, ये क्या है? पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के बेसिस पे। इंडियन पेनल कोड क्या है? क्रिमिनल लॉ स्टैच्यू को देखता है, ठीक है, कोई मैकेनिज्म क्रिएट नहीं करता, तो इसमें आईपीसी नहीं आता। Then come to the finally last question. Under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, which of following is called the controlled industry? तो controlled industry क्या कहलाती है? तो देखो, controlled industry क्या कहलाएगी? Declared by state government? No, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है पर्टिकुलर स्टेट। डिक्लेयर बाई स्टेट एक्ट? नो। डिक्लेयर बाई स्टेट एक्ट, देखो इसने 2 बार दे दिया, देख लेना। डिक्लेयर बाई यूनियन टेरिटरी एक्ट? नो। एनी इंडस्ट्री वो कंट्रोल द विच बाई यूनियन हैज बीन डिक्लेयर बाई सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपेंडेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो यस, उन्होंने बोला है कि जो भी कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री क्या है, वो हमारे सेंट्रल एक्ट के बेसिस पे जो देखती है कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, उसी के बेसिस पे हमारी ये डिफाइन होती है। तो आज आपका पूरा 2020 जो 2019 का जो कंप्लीट पेपर है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप किसी भी कमेंट में पूछ सकते हैं, फ्री हो। और आपको पता है हमारे 2 बैच अभी स्टार्ट हो चुके हैं, यूजीसी नेट कोड 55 का और आपका आरआरबी वेलफेयर ऑलरेडी रनिंग में। तो जो भी बच्चा है प्लीज ज्वाइन करे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, बहुत मिनिमम प्राइसेस है कि जिसे आप बहुत मिनिमम वैल्यू है उसकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पेपर बहुत अच्छे से और डिटेल में कर सकते हैं। चलो फिर मुझे बताना अगर आपको कितने 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा 2015 का पेपर के साथ।